सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, सामान्य ज्ञान का एक ऐसा मॉक टेस्ट यहां पर आज आप लोग देखेंगे जो परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है साथियों, तो इस क्लास से आपको कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपकी आने वाली परीक्षा में। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा आपसे ये जा रहा है कि मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया था। तो किसके द्वारा शुरू किया गया था साथियों? भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा शुरू किया गया था। और कब शुरू किया गया था? तो 1961 में शुरू किया गया था। उसके बाद देखिए कि हिंदी दिवस हर साल साथियों कब मनाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, अगर बात करें कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 10 जनवरी आपको बताना है। लेकिन हिंदी दिवस आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और 2 अक्टूबर को अगर बात करें ना तो गांधी जयंती मनाई जाती है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न कि भारत चीन युद्ध पर आधारित पुस्तक अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चंस बनते हैं। अनटोल्ड स्टोरी की बात करें तो ये किस पर आधारित है? तो भारत चीन युद्ध 1962 पर जो हुआ था ना, चीन ये युद्ध 1962 में, इस पर ये आधारित है। तो दूसरा प्रश्न आपसे बनेगा अनटोल्ड स्टोरी के लेखक साथियों कौन है? तो जनरल BM कॉल हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन पैदा हुई थी, बताइए भाई। तो विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन साथियों कहां पर पैदा हुई थी? तो हांगकांग में पैदा हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए, उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन साथियों ये कहां पर स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कहां पर स्थित है? ये तो श्रीनगर में स्थित है। इसलिए जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करें शालीमार बाग कहां पर है, तो श्रीनगर में। निशांत बाग कहां पर है या मुगल गार्डन कहां पर है, तो ये सब साथियों श्रीनगर में ही स्थित हैं। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जिस मूर्ति का अनावरण उनके रामेश्वरम स्मारक में किया है, उनमें इसमें से उन्हें कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? तो कौन सा वाद्य यंत्र साथियों बजाते हुए दिखाया गया है? वीणा बजाते हुए दिखाया दिखाया गया है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। और जिनका आंसर यहाँ पर ए है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ऑरोविलो साथियों ये कहां पर स्थित है? तो ऑरोविलो की अगर बात करें ना, ये कहां पर स्थित है तो बताने की कोशिश कीजिए कि राइट आंसर आपका साथियों क्या होगा। आपको ध्यान रखना है ये साथियों पदुचेरी में स्थित है। कहां पर साथियों? पदुचेरी में स्थित है, आप लोग ध्यान रखेंगे। जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए चलिए, उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि डाक वितरण में तीव्रता लाने के लिए भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब की गई? तो डाक वितरण में तीव्रता लाने के लिए भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत जो की गई वो 15 अगस्त 1972 को की गई। इसलिए जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करें प्रथम डाकघर की स्थापना कब की गई, तो 1974 में। कहाँ पर की गई? तो कोलकाता में। किसके द्वारा की गई? तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा की गई। 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना। उसके बाद देखिए नारा दो बूंद जिंदगी की ये किस कार्यक्रम के साथ संबंधित है? तो ये किस कार्यक्रम के साथ संबंधित है? पल्स पोलियो कार्यक्रम के साथ संबंधित है। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करें पोलियो के टीके की खोज किसने की, तो जॉन सॉल्क ने पोलियो के टीके की खोज की, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि प्राचीन भारत में किस वंश के शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? चलिए, तो इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर आपका जो होगा वो बताने की कोशिश कीजिए। आप सभी लोग के करेक्ट आंसर इसका क्या है, बताइए भाई। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, गुप्त वंश के अगर शासन काल की बात करते हैं ना, गुप्त वंश के, तो इसके काल को साथियों क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल कहा जाता है। इसलिए अगर बात करें जो लोग भी यहां पर हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि तालीकोटा का युद्ध साथियों कब हुआ था, बताने की कोशिश कीजिए। तो तालीकोटा के युद्ध की अगर बात करें तो ये तो 1565 ईस्वी में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व साथियों किसने किया था? तो राम राय ने किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उस समय मुगल सम्राट साथियों कौन था, बताने की कोशिश कीजिए। तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? आलमगीर द्वितीय था,
ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, यहाँ पर साथियों मोहम्मद शाह का जिक्र किया गया है, तो इसको क्या कहा जाता था, रंगीला बादशाह इनको कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। प्लासी की लड़ाई की अगर बात करें ना, तो ये 23 जून 1757 को की गई थी रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि एलोरा स्थित शैवों के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण साथियों किसके द्वारा करवाया गया था, तो किसके द्वारा करवाया गया था, राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें मंदिर बनाने की कला का जन्म साथियों किस काल में हुआ, तो गुप्त काल में हुआ। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण किसने किया, तो कृष्ण प्रथम ने किया। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए ऋग्वैदिक 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो किस नदी के तट पर लड़ा गया था, पारुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही काल अनुक्रम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। तो साथियों अगर बात करें अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उसका क्रम जो आपसे पूछा जा रहा है, पहले सूरत में, उसके बाद मद्रास में, बंबई में, फिर साथियों कलकत्ता में, इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो सकता है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भाई। उसके बाद देखिए कि स्वतंत्र भारत का पहला अंतरिम बजट 1947 में प्रस्तुत किया गया था, इसे प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे, तो साथियों सही उत्तर की अगर बात करें ना तो आपको ध्यान रखना है षटमुखम शेट्टी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि स्वतंत्र भारत का पहला अंतरिम बजट साथियों किसने प्रस्तुत किया गया था, देखिए कब प्रस्तुत किया गया था, तो 1947 में, लेकिन किस वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया था, तो आर के षटमुखम शेट्टी ने प्रस्तुत किया था, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है, बताइए भाई। तो नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि 1946 में कलकत्ता में व्यापक पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों का क्या कारण था, तो साथियों ये कारण आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए भाई। चलिए, तो अगर बात करें साथियों कैबिनेट मिशन की दोषपूर्ण योजनाएं नहीं, वायसराय द्वारा नेहरू को अंतरिम सरकार गठन के लिए आमंत्रित करना तो नहीं, वायसराय द्वारा अंग्रेज एवं मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार को मान्यता न देना नहीं, 16 अगस्त को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाना, ये आपका साथियों मुझे बिल्कुल करेक्ट आंसर लग रहा है। यानी कि 1946 में कलकत्ता में व्यापक पैमाने पर जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे इसकी वजह क्या थी कि 16 अगस्त को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा यानी कि अधिकार पत्र किसे कहा जाता है, तो साथियों किसे कहा जाता है आपको मालूम होना चाहिए कि वुड के घोषणा पत्र 1854 को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंग अनुपात सर्वाधिक है, तो कहां पर है साथियों, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा ना वो छत्तीसगढ़ के साथ जाएगा। किसके साथ साथियों, छत्तीसगढ़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है, और जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कोच्चि बंदरगाह साथियों ये स्थित है, तो ये कहां पर स्थित है बताइए भाई। तो कोच्चि बंदरगाह की बात करें ना तो ये तो मालाबार तट पर स्थित है, इसलिए जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल करेक्ट है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है साथियों, तो मुंबई है। भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापट्टनम है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए पाक जल संधि साथियों ये कहां पर स्थित है बताइए भाई। तो भारत को श्रीलंका से जल संधि अलग करती है ना, ये कौन सी करती है, तो ये पाक जल संधि ही तो करती है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए, उसके बाद देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किसको किसको जोड़ती है बताइए भाई। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 की अगर बात करें तो दिल्ली से अमृतसर को साथियों जोड़ती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो सलाल जल विद्युत परियोजना साथियों ये कहां पर स्थित है, तो ये तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और कौन सी नदी पर स्थित है, तो चिनाब नदी पर स्थित है। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों देखिए अगर बात करें दुल्हस्ती प्रोजेक्ट की तो ये भी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि विलासिता संबंधी वस्तुओं की मांग होती है
तो विलासिता संबंधी वस्तुओं की मांग साथियों कैसी होती है? ये लोचदार होती है, अत्यधिक लोचदार। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। और जिनका आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। औद्योगिक नीति को किस तरह का संविधान कहा जाता है, बताइए भाई। तो औद्योगिक नीति को साथियों किस तरह का संविधान कहा जाता है? आर्थिक संविधान कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो डी के साथ अगर आपका उत्तर है तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों सुपरफास्ट तरीके से मैं इस क्लास को आगाज किया था और इस क्लास को एंड करेंगे सुपरफास्ट के ही तरीके से, यानी कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवा दिया जाए, यही साथियों अपना उद्देश्य है। चलिए, तो भारत में अणु शक्ति उत्पादन केंद्र है, तारापुर में है, जादूगोड़ा में है, दिल्ली में है या साथियों कोलकाता में है? तो कहां पर है आप लोग ध्यान रखेंगे? तारापुर में, यानी कि भारत में अणु शक्ति उत्पादन केंद्र कहां पर है? तो तारापुर में है। भारत में विद्युत उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर साथियों कौन है? तो आपको ध्यान रखना है, भारत में विद्युत उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान साथियों जो है ना वो किसका है? तो ताप विद्युत का है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि कुल पूर्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के सामान्य स्तर में स्थिर वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो साथियों स्थिर वृद्धि को क्या कहा जाता है आपसे पूछा जा रहा है। तो मांग पुरास्फीति कहा जाएगा, या लागत पुष्यस्फीति कहा जाएगा, या स्फीति संबंध गतिरोध कहा जाएगा, या संरचनात्मक स्फीति कहा जाएगा? बताइए भाई। चलिए, क्या हो सकता है साथियों? इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। तो क्या कहा जाता है साथियों? मांगपुरा स्फीति कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है ना साथियों, ये कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है अपनी पहल पर, या तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, जब देता है परामर्श, या तभी जब मामला नागरिकों के मूलभूत अधिकारों से संबंधित हो, या तभी जब मामला देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करता हो। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि तब देता है जब ऐसे परामर्श के लिए वो कहता है, तब साथियों क्या परामर्श देता है। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, उसके बाद देखिए, लोकसभा के स्पीकर का चयन साथियों होता है, तो किसके द्वारा होता है लोकसभा के स्पीकर का चयन? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा आपको ध्यान रखना है कि चयन होता है लोकसभा के स्पीकर का, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, बताइए। चलिए चलिए, तो क्या आपका राइट आंसर होगा? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण साथियों केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। चलिए, कौन सा कथन आपसे पूछा जा रहा है कि सही नहीं है? देखिए, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो बिल्कुल सही है। धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म संबंधी विषयों में तटस्थ होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद लिखा हुआ, नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए सरकार को बाध्य किया जा सकता है। तो क्या साथियों ऐसा होगा? नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये साथियों गलत लग रहा है, और ये गलत लग रहा है, तो यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? तो कौन साथियों ये काम कर सकता है, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। तो भारत के राष्ट्रपति इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। और जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न कि 150 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान के उत्पादन, नियंत्रण और अनुप्रयोग संबंध विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो साथियों क्या कहा जाता है? नाम आपको ध्यान रखना है, क्रायोजेनिक साथियों कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। मानव कपाल में अस्थियों की संख्या साथियों कितनी होती है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। तो मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 22 अस्थियां होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न है कि बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है ठंडे एवं शुष्क अवस्था में, ठंडे एवं नम अवस्था में, गर्म एवं शुष्क अवस्था में, या गर्म एवं नम अवस्था में?
तो इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, तो बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ठंडे एवं शुष्क अवस्था में बीजों को अच्छी तरह से परिरक्षित किया जा सकता है। इसलिए जिन लोगों का भी आंसर, जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा साथियों इसमें से कौन सा है? रेयान, नायलॉन या पॉलिस्टर या टेरिकॉट? तो रेयॉन का नाम आपको साथियों ध्यान रखना है। रेयॉन की अगर बात करें तो मानव के द्वारा निर्मित है, ये प्रथम कृत्रिम रेशा है। ठीक है। अगर पूछा जाए साथियों कि रेयॉन जो होता है ये रासायनिक दृष्टि से किसके समान होता है, तो सूत के समान होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए कि राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। वर्तमान G7 में 1975 में उसके गठन के समय कितने सदस्य थे? बताइए भाई। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो आपको ध्यान रखना है 6 सदस्य थे, यानी कि G7 का जब साथियों गठन किया गया था 1975 में, तो उसमें कितने सदस्य थे? तो 6 सदस्य थे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए। जो संत कबीर सम्मान है ना साथियों, ये बुनाई के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, और जिनका आंसर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर पूछा जाए संत कबीर अवार्ड साथियों किस सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। कबीर दास की बात करें तो कबीर की समाधि स्थल कहां पर है? तो मगहर में है। इतनी जानकारी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि माई कंट्री माई लाइफ के लेखक साथियों कौन है? बताइए। तो माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल करेक्ट है। रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच का अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? बताइए भाई। तो किन के बीच स्थित है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए शास्त्रीय नृत्य ओडिशी साथियों किस प्रदेश की उपज है? तो कहाँ की उपज है साथियों? जाहिर सी बात है ये ओडिशा की उपज है, यानी कि ओडिशा में ये किया जाता है। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए स्लम डॉग मिलियनेयर पुस्तक, फिल्म पुस्तक, क्या लिखा हुआ है साथियों? आपको यहाँ पर देखना है, थोड़ी सी दिक्कत शायद हो गई है। तो जो स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म पुस्तक है, ये क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित है। इसके लेखक साथियों कौन है? तो विकास स्वरूप इसके लेखक हैं। ये क्वेश्चन साथियों लिखा हुआ है, तो आंसर यहाँ पर जिनका है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्या आपसे साथियों पूछा जा रहा है बास्केटबॉल के खेल में, साथियों यहाँ पर बास्केटबॉल लिखा है, ठीक है, बास्केटबॉल लिखा है। तो बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष पर कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कितने खिलाड़ी होते हैं साथियों एक पक्ष पर? तो आपको ध्यान रखना है 5 खिलाड़ी होते हैं, यानी कि बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है साथियों? 5 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? तो भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम साथियों 1972 में पारित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि लोथल ये कहां पर स्थित है? बताइए। चलिए, तो ये तो साथियों खंबात की खाड़ी में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये तो खंबात की खाड़ी में स्थित है। इसलिए जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न है कि साथियों मृगवन या सारनाथ में गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए निम्नांकित राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? तो किसने साथियों जीता था? चोल राजवंशों ने जीता था। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी है, और जिनका आंसर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो साथियों बात करें अगर ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो जमुना कहा जाता है। अच्छा, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो पद्मा कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील से होता है। अगर बात करें साथियों ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो नाम से जानी जाती है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, और जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक करके क्लास को शेयर कीजिएगा।
जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।